ये फोटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे ज्यादा पॉपुलर और आइकॉनिक फोटो मानी जाती है। जो पूरा कैंपेन था लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाला, उसका जो टारगेट था उससे डबल सरकार ने कमाई की। इसमें से 3 लोग आइवो जिमा की लड़ाई में मर गए थे। उनको पता ही नहीं चला कि उनकी ये फोटो इतनी ज़्यादा आइकॉनिक हो गई है। इस फोटो को अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि अपनी बहुत जगह पे इस फोटो को देखा है, चाहे लोगों की टी शर्ट पे देखा है, चाहे पोस्टर्स पे। तो वही लड़की जो अभी कुछ टाइम पहले इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, उसी को लोग कहने लगे कि ये एक ऐसे आदमी की बेटी है जिसने लोगों के साथ गद्दारी की है, दुश्मनी की है। आज अगर आप अमेरिका जाएं और किसी भी रैंडम अमेरिकन इंसान से पूछे कि आप अपने टॉप 3 फेवरेट अमेरिकन प्रेसिडेंट बताओ, तो जरूर ये जो फोटो है ये एकदम से पॉपुलर हो गई, क्योंकि इस फोटो ने लोगों को दिखाया कि चाहे सरकार कुछ भी कर रही हो, बट जो वर्किंग क्लास है यानी मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, वो लोग हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर में, एक फोटो में इतनी सारी बातें होती हैं कि 1000 शब्द भी उसके लिए कम पड़ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री की सबसे फेमस, सबसे आइकॉनिक फोटोज के बारे में बताऊंगा और उनके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों वो इतनी पॉपुलर बनी, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नंबर 1, रेजिंग द फ्लैग एट आइवो जिमा। ये फोटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे ज्यादा पॉपुलर और आइकॉनिक फोटो मानी जाती है। ये फोटो है फरवरी साल 1945 की। ये बात तब की है जब अमेरिका के मरीन सोल्जर्स आइवो जिमा पे लैंड कर गए थे, वहां से जापानीज फोर्सेस को हराने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए। इस पूरे आइलैंड का सबसे ऊंचा पॉइंट था सुरीबाची माउंट, और जब मरीन्स ने वहां कैप्चर कर लिया, वहां से जापानीज फोर्सेस को हटा दिया, तो वहां पे उन्होंने एक झंडा लगाया। ये झंडा साइज बहुत छोटा था और दूर से दिख नहीं रहा, तो मरीन्स ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक बड़ा झंडा लगाएंगे इस झंडे को हटा के। तो एक दूसरे झंडे को वो लोग लेके आए जो 96 इंचेस बाय 56 इंच बड़ा था। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा साइज है। जब अमेरिकन ये सब कर रहे थे, वहाँ पे झंडा लगा रहे थे, तो वहीं पे एक अमेरिकन फोटोग्राफर था जिसका नाम था जो रोसेंथल। उसने देखा कि वहाँ पे झंडा लगाने जा रहे हैं और झंडा लगाने से पहले अभी वो फोटो लेने के लिए रेडी नहीं था, तो इसीलिए उसने झंडा लगाने के प्रोसेस को ही बार बार अलग अलग फोटोज में कैप्चर किया। और जब उसने फोटोज को डेवलप किया तो देखा कि ये जो 6 मरीन्स मिल के जो झंडा लगा रहे हैं, ये देखने में बहुत ही हीरोइक लग रहा है, बहुत आइकॉनिक लग रहा है। और जब ये फोटो उसने अपने एडिटर को भेजी तो उसने कहा कि हाँ, ये फोटो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी। ये फोटो पूरी तरह बन के जब जापान से अमेरिका पहुंची, और अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ जब न्यूज़पेपर से इसको छापा, तो रातों रात ये फोटो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अमेरिकन जनता ने ये देखा कि हमारे जो फौजी हैं, जो आइवो जिमा पे गए हुए हैं, अभी वहाँ पे लड़ाई चल रही है, आइवो जिमा की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी, पर लोगों ने देखा कि हमारे सोल्जर्स कितनी मेहनत से, कितने हीरोइक तरीके से वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। और इस फोटो की वजह से जो अमेरिकन सरकार एक वॉर बॉन्ड्स की ड्राइव कर रही थी, यानी लोगों से पैसा लेने की कोशिश कर रही थी, इस फोटो को ही दिखा के उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। एक तरह से आप कह सकते हैं चंदा इकट्ठा किया लोगों से। और जो पूरा कैंपेन था लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाला, उसका जो टारगेट था उससे डबल सरकार ने कमाई की। लगभग 23.8 बिलियन डॉलर्स लोगों ने इस लोन ड्राइव में कमाए, जो सिर्फ और सिर्फ इस एक फोटो की वजह से हुआ। इस फोटो को कहते हैं कि इसलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि आइवो जिमा पे बहुत सारी अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई थी। और एक और बहुत ही दर्दनाक बात यह है कि इस फोटो में जो 6 लोग नजर आ रहे हैं आप, इसमें से 3 लोग आइवो जिमा की लड़ाई में मर गए थे। उनको पता ही नहीं चला कि उनकी ये फोटो इतनी ज़्यादा आइकॉनिक हो गई है। और उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि जो 3 लोग बचे हैं उसमें से एक आदमी बोल रहा था कि ये मेरी फोटो है, कोई दूसरा कह रहा था कि वो मेरी है, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बट आज भी अमेरिका में आप जब भी कोई वॉर रिलेटेड मूवी देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड, तो आपको ये फोटो ज़रूर नजर आएगी। अमेरिका में वाशिंगटन में जो एक बड़ा वॉर मेमोरियल है, उसके भी एकदम गेट के पास ये बड़ा सा एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें इसी फोटो को उन्होंने मूर्ति बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये फोटो, जिसका नाम है रेजिंग द फ्लैग एट आइवो जिमा, वर्ल्ड वॉर 2 की अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा आइकॉनिक फोटो है। इस फोटो के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स। उसमें पूरा दिखाया है कि कैसे इस फोटोग्राफर ने इस फोटो को लिया, कैसे उसने बहुत सारी फोटोज ली थी और कैसे इसी फोटो को उन्होंने चुना। नंबर 2, चे गुएवारा की आइकॉनिक फोटो। इस फोटो को अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि अपनी बहुत जगह पे इस फोटो को देखा है, चाहे लोगों की टी शर्ट पे देखा है, चाहे पोस्टर्स पे। कई बार जब लोग धरना दे रहे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो उनके जो प्लेकार्ड्स होते हैं, जो उनके पास बोर्ड लगे होते हैं, उसमें भी इस आदमी की फोटो होती है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये है कौन आदमी और क्यों ये पूरी दुनिया भर में हर जगह टी शर्ट्स और पोस्टर्स पे
नजर आता है। इस आदमी का नाम है अर्नेस्टो चे गुएवारा और ये क्यूबा का एक क्रांतिकारी या आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट था। ये एक क्रांतिकारी था या उग्रवादी था, ये सिर्फ देखने वाले की नज़र पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मानते हैं, जिसने लोगों के लिए लड़ाई की, लोगों की गरीबी मिटाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, और वही बहुत सारे लोग इसको एक बहुत बड़ा टेररिस्ट मानते हैं जिसने बहुत दहशत फैलाई और बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा। चे गुएवारा जब यंग था तो उसने मेडिसिन की पढ़ाई की। उसके बाद उसने साउथ अमेरिका के बहुत सारे एरियाज में बाइक से अपना एक सफ़र तय किया। उस सफ़र के दौरान उसने देखा कि जहाँ जहाँ वो लोगों से मिल रहा है तो उसने लोगों की गरीबी को देखा। उसने देखा कि सरकार कितने जुल्म करती है, लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत नाइंसाफ़ी है। तो इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर उसने डिसाइड किया कि वो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट लड़ेगा और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लड़ेगा, स्पेशली अमेरिका के अगेंस्ट। और इसी वजह से जो समय क्यूबा की सरकार थी, उसका जो लीडर था वो अमेरिका के साथ उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थे। तो चे गुएवारा ने फिडेल कास्ट्रो को सपोर्ट किया कि हम दोनों मिलके जो इस समय गवर्नमेंट है क्यूबा की उसको गिरा देंगे और फिडेल कास्ट्रो को गद्दी पे बैठा देंगे। और वैसा ही हुआ। फिडेल कास्ट्रो जब गद्दी पे बैठा तो उसने चे गुएवारा को अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि फिडेल कास्ट्रो के ज़्यादातर डिसीजंस में चे गुएवारा का हाथ होता था, उसकी एडवाइस होती थी। ये जो इतनी फेमस चे गुएवारा की फोटो है ये एक्चुअली 1960 की है। हुआ ये था कि चे गुएवारा और फिडेल कास्ट्रो हवाना के पास गए थे क्योंकि वहाँ पे एक जहाज था जिसमें एक्सप्लोजन हो गया था और बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जब ये दोनों वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर था, उसने बहुत सारी फोटोज ली फिडेल कास्ट्रो की। और फिर इसको लगा कि चलो चे गुएवारा भी यहाँ पे है, फेमस आदमी है, तो उसकी भी एक दो फोटोज ले ली। और ये सारी फोटोज जब उसने न्यूज़पेपर के पास भेजी पब्लिश होने के लिए तो उन्होंने सिर्फ फिडेल कास्ट्रो की ही फोटोज को पब्लिश किया और चे गुएवारा की फोटो को वापस कर दिया। तो उस समय ये फोटोज बाहर नहीं आई, पर इसके कुछ सालों के बाद यानी साल 1967 में जब अमेरिका के CIA की फोर्सेस ने चे गुएवारा को पकड़ लिया और उसके बाद उनको मार दिया तो क्यूबा में चे गुएवारा को एक शहीद की तरह लोग सेलिब्रेट करने लगे। और उसके बाद ही ये जो गुएवारा की फोटो है जिसमें वो एक डिस्टेंस पे देख रहे हैं और आँख में थोड़ा गुस्सा है, एक क्रांति की आपको झलक नजर आती है आंखों में, ये फोटो उस टाइम एकदम से पॉपुलर हो गई। और इसके बाद ही चे गुएवारा की इस फोटो को लोग क्रांति की भावना के साथ या अन्याय के खिलाफ लड़ाई के साथ जोड़ने लगे। और इसीलिए आज पूरी दुनिया भर में जहाँ भी कभी प्रोटेस्ट होते हैं या लोगों को पर्सनली दिखाना होता है कि वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं या वो क्रांति करना चाहते हैं तो वो इस फोटो के साथ एसोसिएट करते हैं। इसी वजह से किसी प्रोटेस्ट के दौरान या किसी धरने के दौरान अक्सर आप लोगों के झंडों पे या टी शर्ट्स पे इस फोटो को देखोगे। नंबर 3, जोसेफ स्टालिन एंड द लिटिल गर्ल। जोसेफ स्टालिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप के सबसे बड़े कंट्री सोवियत यूनियन के लीडर थे और सोवियत यूनियन की जीत भी हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। बट उसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले सोवियत यूनियन में बहुत हिंसा हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जोसेफ स्टालिन ही थे। वो ये मानते थे कि अगर सोवियत यूनियन को तेजी से आगे बढ़ना है तो जो जो लोग उनके अगेंस्ट बात कह रहे हैं, जो सोवियत यूनियन की भलाई नहीं चाहते यानी स्टालिन की बात से सहमत नहीं है, उनको रास्ते से हटा देना चाहिए या उनको कैप्चर कर लेना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के कुछ सालों पहले तक बहुत सारे लोग सोवियत यूनियन में या पकड़े गए, अरेस्ट किए गए या उनको मार दिया गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि साल 1936 में साइबेरिया में एक सरकारी मुलाजिम था, वो अपने ग्रुप के साथ मॉस्को गया जहाँ पे उसको जोसेफ स्टालिन के साथ मिलना था। अब ये जो सर्बिया का सरकारी एम्प्लॉय था ये अपने साथ इस मीटिंग में अपनी 7 साल की बेटी को भी लेके गया। इसकी बेटी का नाम था गेल्या मार्किजोवा। जब गेल्या स्टालिन से मिली तो उसने स्टालिन को गुलदस्ता दिया और गेल्या को देख के स्टालिन बहुत खुश हुए। उन्होंने गुलदस्ता लिया और फिर गेल्या को भी गोदी में उठाया। और ये जो फोटो थी जब स्टालिन गेल्या को गोदी में उठा रहे हैं और हंस रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर हो गई। न्यूज़पेपर्स में लोग इस बात की तारीफ करने लगे कि स्टालिन बच्चों से कितना प्यार करते हैं। ये दिखाता है कि स्टालिन के मन में कितनी दया है, कितने विनम्र इंसान है वो। और इस वजह से बहुत ज़्यादा फेम मिली गेल्या को और उनके फादर को। और ऐसा कहा जाता है कि इस फोटो की बिल्कुल अगले दिन ही गेल्या के रूम के बाहर लोगों ने एकदम खिलौने सजा दिए थे। लोगों ने गिफ्ट दिया था गेल्या को। जब गेल्या और उनके फादर वापस साइबेरिया पहुंचे तो वहाँ पे भी उनका एक भव्य स्वागत हुआ, जैसे कि लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। पर उसके बाद साल 1938 में गेल्या के फादर को पकड़ लिया गया। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये स्टालिन की नीतियों के साथ या स्टालिन की बातों के साथ पूरी तरह सहमत नहीं रहते।
और इस इल्ज़ाम पे उनको कैप्चर किया गया। और जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो गेलिया ने फिर जोसेफ स्टालिन को लेटर्स लिखे थे कि उनके फादर को छोड़ दिया जाए, उनके साथ थोड़ी दया दिखाई जाए। पर इन सारी रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अगले ही साल उनके फादर को मार दिया गया। उसके बाद गेलिया की माँ को भी कैप्चर कर लिया गया और उनको बहुत दूर भेज दिया गया जहाँ पर उनकी मौत हो गई। तो अब गेलिया पूरी तरह अनाथ थी। तो वही लड़की जो अभी कुछ टाइम पहले इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, उसी को लोग कहने लगे कि ये एक ऐसे आदमी की बेटी है जिसने लोगों के साथ गद्दारी की है, दुश्मनी की है। और इतनी सारी सोवियत यूनियन में जो फोटोज थी, इतनी सारी मूर्तियां बनी हुई थी गेलिया और स्टालिन की, उस फोटो की अब इतनी सारी फोटोज को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो सोवियत यूनियन की अथॉरिटीज ने किसी फोटो को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बट उन फोटोज के नीचे गेलिया के नाम को पूरी तरह चेंज कर दिया। उसके नाम को गेलिया मार्किज़ोवा से चेंज करके ममलाकाट नाखन गोवा कर दिया गया। नंबर 4, अब्राहम लिंकन्स प्रेसिडेंशियल फोटो। आज अगर आप अमेरिका जाएं और किसी भी रैंडम अमेरिकन इंसान से पूछे कि आप अपने टॉप 3 फेवरेट अमेरिकन प्रेसिडेंट बताओ, तो जरूर आपको अब्राहम लिंकन का नाम सुनाई पड़ेगा। इन्होंने अमेरिका के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। आप कह सकते हैं कि स्लेवरी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी अमेरिका में, उसको पूरी तरह खत्म किया अब्राहम लिंकन ने। जो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, उसमें भी अब्राहम लिंकन की वजह से यूनियन साइड को जीत मिली। इन सारी बातों की वजह से आज अब्राहम लिंकन को बहुत ही बड़ा, बहुत ग्रेट लीडर मानते हैं। बट अपने प्रेसिडेंट बनने के पहले उनकी रेपुटेशन बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि उनका कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, वो पूरी तरह नए थे पॉलिटिक्स में। इस वजह से उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, यानी उनके जो 7 इलेक्शन लड़ रहे थे, जो उनको हराना चाहते थे, वो इनके खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैला रहे थे। और जो सबसे अजीब और सबसे खराब अफवाह थी अब्राहम लिंकन के बारे में, वो ये थी कि ये बेइंतहा बहुत ज़्यादा बदसूरत है। अखबारों में अब्राहम लिंकन के बारे में एक से बढ़कर एक खराब बातें छपती थी। कोई ये कह रहा था कि इनकी शक्ल आप देख लो तो आपका दिन खराब हो जाएगा। कोई ये कहता था कि इनकी उंगलियां बहुत लंबी लंबी हैं, इनका शरीर बहुत ही खराब है। कुछ ये कहते थे कि हमको सारी दुनिया का दुख दे दो, बट अब्राहम लिंकन की शक्ल मत दिखाओ। तो इसी वजह से अब्राहम लिंकन के पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी जब स्पीच देते थे तो लास्ट में बोलते थे कि बाकी सब ठीक है, बट अब्राहम लिंकन की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। तो इस सब की वजह से लोगों को लगने लगा था कि हमारा जो प्रेसिडेंट बनेगा, अगर ये बंदे को हम वोट करेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो इसकी शक्ल तो हमको हमेशा देखनी पड़ेगी। तो बहुत लोग अब्राहम लिंकन से इसलिए डर रहे थे कि लोगों को लगने लगा था कि अब्राहम लिंकन बहुत बदसूरत है। और क्योंकि अब्राहम लिंकन की बहुत सारी पब्लिक पोर्ट्रेट्स नहीं थी, उनका कुछ खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इस वजह से अब्राहम लिंकन को भी लगा कि इस चीज़ को कुछ तो करना पड़ेगा, इस पर कोई तो काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी एक अच्छी फोटो खिंचाने के लिए वो एक बहुत अच्छे एक फेमस फोटोग्राफर के पास गए, जिसका नाम था मैथ्यू ब्रेडी। ब्रेडी ने बिल्कुल एक फोटो स्टूडियो वाले की तरह कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपकी बहुत ही कमाल की फोटो खींचूंगा। तो उस फोटो में जो आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, अब्राहम लिंकन के चेहरे पे बहुत सारा लाइट डाली उसने। और जो अब्राहम लिंकन को लोग कहते थे कि बहुत लंबी लंबी उंगलियां हैं, बहुत बदसूरत है, तो जबरदस्ती उसने कहा, ये पोज करवाई अब्राहम लिंकन से कि आप अपनी उंगली थोड़ी सी कर्ल कर लो। तो इस वजह से वो जो कर्ल उंगलियां हैं वो लंबी नहीं लग रही हैं। और ये जो फोटो है, ये इलेक्शन के पहले बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की गई। और इस फोटो को देख के फिर फाइनली अमेरिकन जनता को लगा कि हाँ चलो, ये बदसूरत नहीं है यार, ठीक ठाक तो दिखता है। और इसके बाद जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, उसमें अब्राहम लिंकन जीते। अब ऑब्वियसली अब्राहम लिंकन सिर्फ एक फोटो की वजह से नहीं जीते थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए थे और लोगों के मन में एक अच्छी इमेज थी लिंकन की। बट एक बार लिंकन ने खुद इस बात को ऑफिशियली मजाक में कहा था कि मैं इलेक्शन इसलिए जीता क्योंकि ब्रेडी ने मेरी एक बहुत अच्छी फोटो क्लिक की। नंबर 5, द एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि बहुत सारे सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या इमेज आएगी? बहुत सारे सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी जीप्स जा रही हैं, ट्रक्स जा रही हैं, या आप टैंक इमेजिन करोगे, कुछ लोग प्लेन इमेजिन करेंगे, और या फिर शिप्स। बट कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो जब सोल्जर्स को मार्च या जाते हुए इमेजिन कर रहा है तो साइकिल्स के साथ इमेजिन कर रहा है। बिल्कुल यही हुआ था साल 1942 में, जब जापानीज फोर्सेस ने ब्रिटिश मलया पे, जो उस समय मलया का रीजन था, उस पर ब्रिटिश लोगों का राज था, उस पर जब अटैक किया, तो ब्रिटिश लोग ये सोच के बैठे थे कि अब मलया इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे इतने जंगल हैं, इन जंगलों के थ्रू जापानीज आर्मी तेजी से मार्च नहीं कर पाएगी। बट जापानीज लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने सारी जीप्स को, टैंक्स को साइड में रखा। उन्होंने लोकल लोगों से लूट के, ज़बरदस्ती कैसे भी करके बहुत सारी साइकिल्स इकट्ठा की। और जिन चीज़ों को ब्रिटिश लोग जंगल समझ रहे थे, वो एक्चुअली जंगल नहीं थे, इस तरह के बहुत सारे पेड़ थे जिसमें पेड़ों के बीच में जगह थी। और उन्हीं जगहों के बीच से ये साइकिल लेके जापानीज फौजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए और ब्रिटिश लोगों के पास इसका
कोई जवाब नहीं था कि साइकिल्स को कैसे रोका जाए। बहरहाल जब बहुत तेजी के साथ जापानीज फोर्सेस नॉर्थ से उन्होंने शुरू किया था और एकदम नीचे आते आते इतना तेजी से वो नीचे आ रहे थे कि ब्रिटिश लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। और जब बिल्कुल दक्षिणी छोर पे पहुंच गए जहाँ पे सिंगापुर था, वहां पहुंच के जब ब्रिटिश लोगों ने देख लिया कि अब हम इनसे बच नहीं सकते, तो वहां पे ब्रिटिश फोर्सेस ने जापानीज फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। उस टाइम ब्रिटिश फोर्सेस में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी थे, तो बहुत सारे भारतीय फौजी भी वहां पे ब्रिटिश लोगों के लड़ रहे थे। और अब ब्रिटिश फोर्सेस के जो कमांडर थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल आर्थर पर्सिवल। उन्होंने एक झंडा ब्रिटेन का अपने हाथ में लिया, उनके साथ में उनका एक असिस्टेंट था, उसने एक वाइट झंडा हाथ में लिया और वो 2 जापानीज सोल्जर्स के साथ सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो फोटो है जिसमें इतने बड़े ब्रिटिश अफसर के पास झंडा है, उनके बाजू में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर का झंडा है, इस फोटो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश लोगों की जो कॉलोनियल पावर है वो अब खत्म हो चुकी है। जापानीज सोल्जर्स ने, जिनको ब्रिटिश लोग इतना कमजोर मानते थे, उन्हीं जापानीज सोल्जर्स ने इतने बड़े ब्रिटिश अफसर को अपने घुटनों पे ला दिया और सरेंडर करवा दिया। तो ये फोटो इसलिए भी बहुत पॉपुलर है कि इस फोटो के बाद, इस मोमेंट के बाद कभी भी ब्रिटिश लोग साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ वापस मजबूत नहीं कर पाए। नंबर 6, लंच अटॉप अ स्काईस्क्रेपर। जब साल 1929 में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे लोगों का घर तबाह हो गया। इसीलिए अगर आप 1929 से लेके 1932 तक की अमेरिका की कोई भी फोटो देखोगे तो आपको जनरली उन फोटोज में एक दुख नजर आएगा कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग बड़े बड़े साइन लगा के बैठे हैं कि मुझे नौकरी दे दो। इतने हजारों लड़के कहीं मिल के बाहर खड़े हुए हैं कि मुझे कुछ ना कुछ काम दे दो। तो वहाँ बहुत बुरी हालत थी। तो इस सब नेगेटिविटी के दौरान 1932 में एक ऐसी फोटो आई जिसने लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई। इस फोटो का नाम है लंच अटॉप अ स्काईस्क्रेपर। वो ऐसा था कि 1932 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन रीजन में एक बिल्डिंग बन रही थी जिसका नाम था रॉकेफेलर सेंटर। इस बिल्डिंग के टॉप पे एक बहुत बड़ी लोहे की बीम लगी हुई थी और उस बीम के ऊपर 11 कंस्ट्रक्शन वर्कर या तो खाना खा रहे हैं या बातें कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। ये जो फोटो है ये एकदम से पॉपुलर हो गई क्योंकि इस फोटो ने लोगों को दिखाया कि चाहे सरकार कुछ भी कर रही हो, बट जो वर्किंग क्लास है यानी मिडिल क्लास लोग हैं जो मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, वो लोग हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना रिस्क लेके, इतना डेंजर वाली सिचुएशन में भी वो अपने काम करने से पीछे नहीं हटते। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि इतने सारे लोग इतनी हाइट पे बैठे हैं और ये बिल्कुल इनके चेहरे पे डर नजर क्यों नहीं आ रहा। और उसी चीज ने लोगों को एक उम्मीद दी कि हाँ, वर्किंग क्लास हमेशा कुछ ना कुछ करके अपना घर चला ही लेती है। फोटो को देखने से लगता है कि बिल्कुल नेचुरल कैंडिड फोटो है, बट जैसे आज हम करते नहीं है कि हमको अपनी अच्छी कैंडिड फोटो खिंचवानी होती है तो वैसा हंसने की एक्टिंग करते हैं और कोई फोटो क्लिक कर लेता है, वैसा ही इस फोटो में भी हुआ था। ये फोटो पूरी तरह से कैंडिड नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि रॉकेफेलर सेंटर को अपनी पब्लिसिटी करनी थी, तो उसके पब्लिसिटी के लिए ये जो फोटो थी ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, लाइक एक्चुअली स्टंट था ये। और इसी फोटो की वजह से फिर रॉकेफेलर सेंटर के लोग बात करने लगे और फिर उनका बिजनेस बढ़ा। अभी कुछ सालों पहले 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा कि इस फोटो में जो इतनी ज़्यादा बात लोगों ने पसंद की कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इतना रिस्क लेके वहाँ पे इतने आराम से बैठे हैं, ये एक्चुअली सच नहीं है क्योंकि उस फोटो में नज़र नहीं आ रहा है, बट नीचे एक फ्लोर ऑलरेडी बन चुका था। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग ऊपर लोहे के बीम पे बैठे हैं और नीचे पूरी तरह बस इतनी बड़ी हाइट ही हाइट, ऐसा नहीं है। नीचे एक फ्लोर था, अगर वो कोई गिरते तो वो फ्लोर पे ही गिरते, बट उस फोटो में बहुत चालाकी से नीचे का एरिया नहीं दिखाया है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फ्लोर था। अगर वो फोटो में दिखा देते तो लोगों को ये फोटो इतनी अच्छी नहीं लगती कि अरे फिर इसमें रिस्क कहाँ पे। इस फोटो में जो रिस्क दिख रहा है उसी की वजह से ये फोटो इतनी पॉपुलर हुई। बहरहाल जो भी है, इस फोटो को आज भी आप रॉकेफेलर सेंटर में और एक्चुअली अमेरिका में बहुत सारे घरों में भी, घरों के बाहर भी इस फोटो को लगा हुआ आप देखेंगे क्योंकि इस फोटो में एक पॉजिटिविटी और वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास की हिम्मत और उनकी मेहनत की एक झलकी नजर आती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ चुनिंदा आइकॉनिक फोटोज के बारे में बताया, पर मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ यही फोटोज ऐसी नहीं है जो बहुत आइकॉनिक है। पूरे इतिहास में ऐसी बहुत सारी फोटोज हैं जिनके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो बहुत आइकॉनिक है। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो का आगे एक पार्ट 2 भी बनाऊँ जिसमें मैं और कुछ फोटोज के बारे में बात करूँगा। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।